गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के अपने इस बायोटेन सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अब देखिए, ये टॉपिक भी थोड़ा अच्छा टॉपिक है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसको वन बाय वन स्टेप से समझ जाएं तो बहुत आसान सा है। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये बात समझना होगा कि व्हाट डज इट मीन कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा। जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी हमें समझना पड़ेगा, व्हाट इज ईपीटोप एंड व्हाट इज पैराटोप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये होती है टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसको हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, इसको भी जरा समझते हैं। तो देखिए, कोई भी ऐसा एंटीजन, एंटीजेंस के सरफेस पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सरफेस स्ट्रक्चर या फिर ईपीटोप के नाम से जानते हैं। और एंटीजन का वही पार्ट इम्यूनोजेनिक होता है और वो हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, या फिर जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एंटीजन एंटर करता है वो पर्टिकुलर उस ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करता है। ठीक है, मतलब हमारे पास सपोज करो कि ये एंटीजन है। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल, कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट की बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करे, उसको हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। अब एंटीजन के सरफेस पे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम ईपीटोप कहते हैं। अब देखिए, हमने एक एंटीजन बनाया है और यहाँ पे हमने आपको 3 तरीके का ईपीटोप दिखाया क्योंकि कलर चेंज है। होता भी ऐसा ही है कि एक एंटीजन के सरफेस पे बहुत तरीके के ईपीटोप प्रेजेंट होते हैं, बहुत तरीके का ईपीटोप होता है। आप कह सकते हो एन नंबर ऑफ ईपीटोप होते हैं, बहुत सारे ईपीटोप होते हैं और हर एक ईपीटोप अलग अलग तरीके का होता है और वो अलग अलग तरीके के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाता है होस्ट के अंदर। ठीक है, तो आप समझना कि जैसे एक एंटीजन है, ईपीटोप क्या होता है? पार्ट ऑफ एंटीजन टू विच एंटीबॉडी बाइंड्स। इसी एंटीजन से हमारा एंटीबॉडी आके क्या होता है? बाइंड होता है। और एंटीबॉडी का वो स्ट्रक्चर जो एंटीजन के ईपीटोप से बाइंड होता है, इसको हम पैराटोप के नाम से जानते हैं। तो ईपीटोप और पैराटोप का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ईपीटोप क्या है? एंटीजन का पार्ट है, और पैराटोप क्या है? एंटीबॉडी का पार्ट है। अब देखिए कि अगर एक नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में, सपोज करो कि एक नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो नेचुरल इन्फेक्शन के दौरान जो एंटीजन एंटर कर रहा है हमारी बॉडी में, तो वो उसके ऊपर हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के ईपीटोप प्रेजेंट हो, तो एंटीबॉडी भी अलग अलग तरीके के प्रोड्यूस होंगे। बहुत तरीके के एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स अलग अलग होंगे। तो इस तरीके के एंटीबॉडी को हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। लेकिन अब सवाल यह है कि हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब क्या है और ये क्यों चाहिए? तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। मतलब स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट, जैसे केवल एक, मान लो ये रेड वाला या व्हाइट वाला एंटीजन है, व्हाइट वाला स्ट्रक्चर के अगेंस्ट बस हमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाना है। तो मोनो स्पेसिफिक एंटीबॉडी या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी केवल पर्टिकुलर किसी एक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट अगर हमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाना है तो उसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। जैसे कोविड के जो हमें कोविशील्ड वैक्सीन लगती थी, तो कोविशील्ड वैक्सीन में क्या होता था कि उसमें जो कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन होता है, एस प्रोटीन होता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना जाता है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का सिग्निफिकेंस यही है। सिग्निफिकेंस क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है, तो ये वैक्सीनेशन वगैरह में यूज किया जाता है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो क्या होगा पर्टिकुलर? अब समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, इसके स्टेप क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के कुछ स्टेप लिखे हुए हैं। सपोज करो कि हमें किसी एक्स नंबर ऑफ एक्स एंटीजन के अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी बनवाना है, तो किसी पर्टिकुलर पार्ट के अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी बनवाना है, तो हम क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर एंटीजन को आइसोलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर एंटीजन को आइसोलेट किया और उसको इंजेक्ट कर देंगे किसी मॉडल ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो किसी मॉडल ऑर्गेनिज्म के अंदर हम, मान लो कि मॉडल ऑर्गेनिज्म जनरली हम माउस लेते हैं, तो इस माउस के अंदर हमने इस एक्स नंबर ऑफ एंटीजन को इंट्रोड्यूस कर दिया, एक्स एंटीजन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जिसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी चाहिए। किसी पर्टिकुलर
किसी पर्टिकुलर ईपीटोप के अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी चाहिए, तभी वो मोनोक्लोनल या मोनोस्पेसिफिक एंटीबॉडी होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि कोई भी एंटीजन अगर हमारी बॉडी में आ रहा है या किसी भी होस्ट के अंदर जा रहा है तो वो क्या करता है, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाएगा। एंटीबॉडी हमें कहाँ मिलेगा, किसी न किसी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर मिलेगा, क्योंकि वहीं पे जाके एंटीबॉडी रेडी रहता है एंटीजन से रिएक्ट करने के लिए, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, कोई एक लिम्फॉइड ऑर्गन, जनरली उस मॉडल ऑर्गेनिज्म का स्प्लीन बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, स्प्लीन, क्योंकि हमें ये पता है इस स्प्लीन के अंदर, इस स्प्लीन के अंदर भी, अब एक सवाल मेरा ये भी है कि एंटीबॉडी जो होता है ये बनाता कौन है, तो अब सभी को पता है कि बी सेल, बी लिम्फोसाइट बनाता है एंटीबॉडी। और बी लिम्फोसाइट में भी दो तरीके के सेल होते हैं, प्लाज्मा सेल, है ना, प्लाज्मा सेल, और क्या, दैट इज मेमोरी सेल, प्लाज्मा और मेमोरी सेल। तो हमें चाहिए एंटीबॉडी निकालने के लिए हमें चाहिए बी सेल, और ये बी सेल हमें कहाँ मिलता है, ये स्प्लीन के अंदर मिलता है, क्योंकि स्प्लीन एक लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मॉडल ऑर्गेनिज्म का स्प्लीन बाहर निकाल लेते हैं। स्प्लीन बाहर निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि उस स्प्लीन से हम बी सेल को आइसोलेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, स्प्लीन को पूरा क्रश कर देते हैं और वहाँ से बी सेल को क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। बी सेल आइसोलेट करते हैं, लेकिन अब आप एक बात बताओ, हमारी जो हर एक सेल है वो इमोर्टल तो नहीं है, उसकी कुछ लाइफ स्पैन होती है। हमें अगर ये एक आप कह सकते हो कि लार्ज लेवल पे या लार्ज स्केल पे हमें एंटीबॉडी चाहिए, तो हम चाहेंगे कि लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन लगातार होता रहे। लगातार होता रहे मतलब सेल का लाइफ स्पैन ज़्यादा हो, बी सेल काफ़ी ज़्यादा दिन तक जिंदा रहनी चाहिए, तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा। लेकिन बी सेल इमोर्टल तो है नहीं, है ना। उसका बी सेल का जो लाइफ स्पैन होता है, जो बी सेल का लाइफ स्पैन है वो हो सकता है 2 वीक्स के आसपास होता है। 2 वीक के बाद ये मर जाएंगी, है ना। बी सेल 2 वीक के बाद मर जाएंगी। अब हम कल्चर मीडिया तो प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम बी सेल निकाल के रखते हैं, लेकिन बी सेल लगातार प्रोलिफरेट कैसे करेगा, कैसे करेगा, उसका 2 वीक के बाद उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम चाहेंगे कि ये बी सेल जिससे हमें एंटीबॉडी निकालना है, इसका लाइफ स्पान ज़्यादा रहे, ये कोशिका अमर हो जाए, है ना। तो उसके लिए तो हमारे पास अमर कोशिका एक ही होती है, क्या, दैट इज कैंसरस सेल। हमें पता है कैंसरस सेल क्या होती है, इमोर्टल होती है। तो हम क्या करते हैं, हम कैंसरस सेल का जुगाड़ करते हैं, और उस कैंसरस सेल को हम माइलोमा सेल के नाम से जानते हैं। हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ माइलोमा सेल्स करते हैं। हम कहीं से माइलोमा सेल्स कलेक्ट कर लेते हैं और माइलोमा सेल्स से बी सेल का फ्यूजन करा देते हैं, और तब जाके बन जाता है हाइब्रिडोमा। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिडोमा बाय फ्यूजन ऑफ बी सेल एंड माइलोमा सेल, इसीलिए तो इसको हाइब्रिडोमा कहा। अब उस बी सेल को माइलोमा सेल से फ्यूज करा देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक बात का ख्याल रखना कि जो माइलोमा सेल्स हमने लिया है, उस सेल को पहले ही उसमें एक एंजाइम की डेफिशिएंसी करवा के लेते हैं। उस एंजाइम का नाम है HGPRT एंजाइम। HGPRT डेफिशिएंट कर देते हैं इस माइलोमा सेल को। HGPRT का मतलब होता है हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, एक ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस करवाता है। क्या करवाता है, न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस पाथवे में रोल प्ले करता है। मतलब अब बस इतना समझना कि जो माइलोमा सेल हमने लिया है, उस माइलोमा सेल को HGPRT डेफिशिएंट करा देते हैं। लेकिन बी सेल में तो HGPRT प्रेजेंट है, वहां पे न्यूक्लिक एसिड आराम से प्रोड्यूस हो रहा है। तो दोनों फ्यूजन के बाद जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो क्या होगा, तब बी सेल का HGPRT न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस करता रहेगा। इतनी बात सभी को समझ आ रही है। हमने क्या क्या अभी तक किया, हमने एक्स एंटीजन लिया, उसको मॉडल ऑर्गेनिज्म में डाला, उस मॉडल ऑर्गेनिज्म का स्प्लीन बाहर निकाल लिया, उस स्प्लीन से हमने बी सेल आइसोलेट कर लिया। अब बी सेल को माइलोमा सेल से फ्यूज करा दिया, तब हमें मिल गया हाइब्रिडोमा। लेकिन एक कंडीशन हमने रखा है कि इस माइलोमा सेल को हम HGPRT डेफिशिएंट कर देंगे। बस इतनी बात दिमाग में रखना कि HGPRT का क्या रोल है। अब आगे आते हैं। अब हमारे पास क्या है, हम इस हाइब्रिडोमा सेल की स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब हम ये चेक करते हैं कि जो भी हमने फ्यूजन कराया है वो फ्यूजन हुआ है कि नहीं। अब हमें इतनी बात पता है कि हमने 2 चीज फ्यूजन कराया था, एक बी सेल लिया था और एक एम सेल लिया था। एम सेल का मतलब माइलोमा सेल। तो 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है कि एक हाइब्रिडोमा बन गया,
ये पहली पॉसिबिलिटी है कि हाइब्रिडोमा बन गया, मतलब फ्यूज्ड सेल बन चुकी है। और दूसरी तरीके की सेल क्या होगी कि अनफ्यूज्ड बी रह सकता है या अनफ्यूज्ड एम भी हो सकता है। दो चीज हमारे पास, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीन पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है कि एक तो हमारे पास फ्यूज्ड हाइब्रिडोमा मिल जाए, दूसरा अनफ्यूज्ड बी रह जाए और तीसरा अनफ्यूज्ड माइलोमा रह जाए। तो तीनों चीज में से हमें चाहिए क्या? तीन कंडीशन हो सकती है। तीनों चीज में से हमें चाहिए क्या? तो तीनों चीज में से हमें चाहिए ये, बड़ा बहुत ध्यान से समझना, हमें क्या चाहिए, हमारा टारगेट क्या है? हमें एक चाहिए हाइब्रिडोमा और हमें बी सेल से भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बात समझने की कोशिश करिए ना। एक मान लो कि ये हाइब्रिडोमा है, हाइब्रिडोमा सेल है, एक हो सकता है ये माइलोमा सेल है, ठीक है ना, और एक हो सकता है कि बी सेल अनफ्यूज्ड रह जाए तो ये बी सेल है। तीन कंडीशन हमारे पास हो सकती है फ्यूजन के दौरान। फ्यूजन का रिजल्ट तो यही हो सकता है। हमें चाहिए ये, लेकिन हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये भी तो एंटीबॉडी ही प्रोड्यूस कर रहा है। जब तक जिंदा रहेगा तब तक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता ही रहेगा ना बी सेल। तो बी सेल से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बी सेल खुद ही अपने आप दो महीने के, सॉरी 2 वीक के बाद मर जाएगा, लेकिन जब तक जिंदा रहेगा तब तक तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो हमें इन दोनों की जरूरत है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हम इसको यहां से कैसे रिमूव करेंगे या कैसे इस सेल को यहां से हम हटाएंगे? यही होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है, यहां पे हम एक मीडियम यूज करते हैं। इस मीडियम का नाम है हैट मीडियम। हैट मीडियम में हैट का मतलब होता है, एच का मतलब होता है हाइपोजेंथिन और टी का मतलब होता है थाइमिडिन। ये दोनों क्या करते हैं? एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर द साल्वेज पाथवे। अब समझना ये साल्वेज पाथवे क्या है, अभी हम आपको बता रहे हैं। और जो ए है, ए फॉर एमाइनोप्टेरिन, ये डी नोवो सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। अब पहले हम समझ लेते हैं कि ये साल्वेज और डी नोवो पाथवे क्या है। देखिए, एक्चुअली में न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस के लिए, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए की बायोसिंथेसिस के लिए 2 पाथवे होता है। और जब डीएनए आरएनए बनेगा तभी वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा। तो 2 पाथवे है, एक पाथवे है डी नोवो पाथवे और दूसरा पाथवे है साल्वेज पाथवे। अब याद रखना कि साल्वेज पाथवे के लिए एक एंजाइम बहुत जरूरी है, HGPRT, जिसको हमने एम सेल में डेफिशिएंसी रख कर दी है इस एंजाइम की। आपने अभी भी देखा कि HGPRT की डेफिशिएंसी हमने एम सेल के अंदर रखी हुई है। मतलब माइलोमा सेल जो हमने यूज किया था बी सेल को फ्यूज करने के लिए, उसके अंदर ऑलरेडी हमने HGPRT नेगेटिव रखा है उसको, लेकिन HGPRT हमें चाहिए साल्वेज पाथवे ऑफ न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस के लिए। और दूसरा पाथवे क्या है? डी नोवो पाथवे। अब देखना, जो H और T है, मतलब हाइपोजेंथिन और थाइमिडीन है, ये क्या करता है? एक साल्वेज पाथवे के लिए सबस्ट्रेट का काम करता है। मतलब ये रहेगा तो साल्वेज पाथवे चलेगा, लेकिन साथ ही साथ HGPRT एंजाइम भी होना चाहिए, तभी वे सबस्ट्रेट का काम करेंगे। और दूसरा एमाइनोप्टेरिन एक ऐसा कंपाउंड है जो डी नोवो पाथवे को ब्लॉक करता है। किसको ब्लॉक करता है? डी नोवो। अब ये 3 चीज समझ आ गई है आपको। अब हम लोग देखते हैं कैसे हम स्क्रीनिंग करते हैं हाइब्रिडोमा की। मतलब जो हमें फ्यूज्ड चाहिए और अनफ्यूज्ड हमें हटा देना है। तो कुल मिला के हमें चाहिए हाइब्रिडोमा और बी सेल से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें माइलोमा को हटाना है। सीधी सी बात है। 3 तरीके की कंडीशन हमारे पास होगी जब हमने फ्यूजन कराया होगा। तो एक कंडीशन होगी कि अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल होगा। देखो, अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल होगा, इसी को हमें हटाना है, इसी को हमें हटाना है। तो सबसे पहली बात तो इस माइलोमा सेल HGPRT डेफिशिएंट है। इसके पहले हमने कहा भी था कि जो माइलोमा सेल हम यूज कर रहे हैं वो HGPRT डेफिशिएंट है। और जब वो HGPRT डेफिशिएंट है तो क्या होगा, आप बताइए जल्दी से। HGPRT डेफिशिएंट है तो होगा ये कि यहाँ पे साल्वेज पाथवे नहीं होगा। मतलब न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस का साल्वेज पाथवे नहीं होगा। जब साल्वेज पाथवे नहीं होगा तो एक ऑप्शन है कि न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस जो है वो डी नोवो पाथवे से हो सके, लेकिन एमाइनोप्टेरिन भी है यहाँ पे इस मीडियम के अंदर। तो एमाइनोप्टेरिन क्या करेगा? ये डी नोवो पाथवे को भी ब्लॉक कर देगा। एज अ रिजल्ट एम सेल की डेथ हो जाएगी। एम सेल की डेथ हो जाएगी। यही तो हमें चाहिए कि एम सेल को कैसे भी वहां से हटाना है, माइलोमा सेल को वहां से हटाना है। दूसरी कंडीशन, इन दोनों को सर्वाइव रखना है। कैसे सर्वाइव होंगे अब देख लेते हैं, इन दोनों को कैसे सर्वाइव रखना है। देखो, जो बी सेल है, बी सेल के पास तो HGPRT है, उसमें तो उसकी डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन अमाइनोप्टेरिन क्या करेगा? एमाइनोप्टेरिन तो डी नोवो पाथवे को ब्लॉक करेगा, लेकिन HGPRT को तो ब्लॉक नहीं करेगा कोई। तो यहाँ पे HGPRT होने की वजह से यहाँ साल्वेज पाथवे होगा। तो एज अ रिजल्ट बी सेल क्या करेगा? बी सेल सर्वाइव करेगा। अमाइनोप्टेरिन डी नोवो को ब्लॉक करेगा, लेकिन साल्वेज को ब्लॉक तो नहीं कर पाएगा। साल्वेज को तभी ब्लॉक हो पाएगा जब HGPRT नहीं होगा, लेकिन यहाँ HGPRT है। तो एज अ रिजल्ट बी सेल सर्वाइव करेगा, जो कि क्या करेगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तीसरा कंडीशन में इसमें देखिए, जो बी एंड एम हाइब्रिडोमा बना हुआ है, इसमें क्या है? एम सेल
होल एम सेल की बात करें तो HGPRT नेगेटिव है, तो ना ही एम सेल की वजह से ना साल्वेज पाथवे हो पाएगा और अमाइनोप्टेरिन की वजह से ना ही डिनोवो पाथवे हो पाएगा। लेकिन इसमें बी सेल फ्यूज्ड है। बी सेल की बात करें तो अमाइनोप्टेरिन तो डिनोवो ब्लॉक कर सकता है, लेकिन साल्वेज तो ऑपरेशनल हो सकता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ होल, अगर हम होल की बात करें तो होल रिजल्ट यही होगा कि हाइब्रिडोमा ऑपरेट साल्वेज पाथवे फॉर द न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस। क्योंकि यहाँ पे आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि हाइब्रिडोमा जो बना हुआ है बाय द फ्यूजन ऑफ बी सेल एंड माइलोमा सेल, उसमें अल्टीमेटली न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस किस पाथवे के द्वारा होगा? तो आपको पता है कि अमाइनोप्टेरिन तो डिनोवो ब्लॉक कर दिया है, लेकिन जो साल्वेज पाथवे वो ऑपरेशनल होगा बी सेल की वजह से। एम सेल की वजह से नहीं ऑपरेशनल होगा, बी सेल की वजह से, क्योंकि एम सेल की वजह से तो ये HGPRT नेगेटिव है, तो साल्वेज पाथवे नहीं होगा। अब हमारे पास हो गया ये पूरा का पूरा, हमने स्क्रीनिंग कर ली हाइब्रिडोमा की। बी सेल कुछ दिन के बाद वैसे भी इसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन ये सेल इमोर्टल रहेगा लगातार माइलोमा सेल की वजह से, क्योंकि कैंसरस सेल है, लगातार ये डिवाइड करते रहेंगे, लगातार आपको एंटीबॉडीज मिलते रहेंगे, फिर हम एंटीबॉडी का यहाँ से आइसोलेशन कर लेंगे। ये पूरी की पूरी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है। कितना आसान है! इस तरीके की जो एंटीबॉडी बनेगी वो हमें पता है कि वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्योंकि हमने उसे किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट बनवाया है। तो इस तरीके की एंटीबॉडी को हम क्या कहेंगे? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। एक बार आप वापस से इसको देख लीजिएगा, ठीक है? वीडियो को दोबारा देखिएगा कि पूरा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का क्या पूरा मैकेनिज्म है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक बार आप वापस से ये सारी चीज़ें देखिए कि स्टेप ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है। इंजेक्शन हमने दिया मॉडल ऑर्गेनिज्म में, उस एक्स एंटीजन का उसका स्प्लीन बाहर निकाल लिया, उसका आइसोलेट कर लिया बी सेल को माइलोमा सेल से फ्यूज कर लिया, लेकिन माइलोमा सेल को हमने HGPRT नेगेटिव रखा हुआ है, ठीक है? और उसके बाद हमने स्क्रीनिंग करी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की, मतलब हाइब्रिडोमा सेल की स्क्रीनिंग करी, और स्क्रीनिंग में हम लोग हेट मीडियम का यूज करते हैं, ठीक है? और स्क्रीनिंग हमने किया तो हमारे पास रिजल्ट ही आया। आई होप कि आपको वीडियो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। बाकी अगले किसी टॉपिक में, अगले किसी सेशन जो वीडियो होगा उसमें किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके।